नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या अब ऐसा वक्त नहीं आ गया है जब लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए? देश भर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो इस देश का जो गरीब आदमी है, वो लोग जो दिहाड़ी पर काम करते हैं और लगभग हर दिन काम करके अपना पेट भरते हैं, उसके अलावा वो लोग भी जो छोटे मझोले उद्योगों में महीने के वेतन पे या मासिक तनख्वाह पे काम करते हैं, वो भी संकट में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने आज व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस देखे जिसमें जो उद्योगों को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मार्च की सैलरी उन्होंने दे दी थी, लेकिन अप्रैल की सैलरी वो नहीं दे पाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी तब आप तैयार हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार जो चाहे कार्रवाई कर ले, लेकिन वो अब वेतन देने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जो मझोले उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो अब अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार ने ट्रेन से जो मजदूर अपने गांव घर लौटना चाहते थे, उनकी ट्रेन को रद्द करा दिया, क्योंकि वहां के कुछ बिल्डर्स ने और दूसरे उद्योगपतियों ने कहा था कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे तो फिर उनके उद्योग जो हैं वो शुरू नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही विकट स्थिति है। दोनों तरफ से जो मजदूर हैं, जो खासतौर पर गरीब मजदूर हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, जो बड़ी कंपनियों के नौकरी में नहीं हैं, वो मुश्किल में है। बड़ी कंपनियां भी घर बैठाकर कितने दिनों तक काम देगी, ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो कोरोना के डेटा अभी तक सामने आए हैं, उससे ये बहुत साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उसमें कोरोना कोई बहुत बड़ा संकट नहीं पैदा करने वाला है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारे देशों के कोरोना के रिकॉर्ड्स को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी कोई स्थायी डाटा नहीं सामने रखा जा सकता है, कोई स्थायी बात नहीं की जा सकती है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर संक्रमण कम है, क्यों यहाँ पर मृत्यु दर कम है। और यूरोप में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी विकसित हैं, अमेरिका में जहाँ साधन बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है। लेकिन दो तीन बातें जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं, हालांकि इनको भी नियम या रूल नहीं माना जा सकता है। पहली बात ये सामने आती है कि जो कोरोना का विस्तार है, एक रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें ये बताया गया है कि कोरोना का जो विस्तार है, जो उससे मौत की स्थिति है या संक्रमण की स्थिति है, वो कम से कम 4 बातों पर निर्भर है। पहली बात ये डेमोग्राफिक, किस तरह का समाज में की जो डेमोग्राफी है वो क्या है, किस उम्र के लोग हैं ज़्यादा, किस तरह की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थितियाँ क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें। दूसरी बात कल्चर, और तीसरी बात आती है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और फिर उसके बाद चौथी बात आती है कि स्पीड ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यानी सरकार ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। इस पर निर्भर करता है कि कोरोना का संक्रमण कितना ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद मृत्यु कितनी ज़्यादा होगी। तो जो अभी तक अध्ययन करके थोड़ा बहुत सामने नतीजा आया है, उससे ये लगता है कि जो भारत की डेमोग्राफी है, जिसमें कि करीब 65% लोग जो हैं वो युवा हैं, उनके ऊपर जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत घातक नहीं है। भारत में जो भी मौतें हुई हैं, कोई अभी 1500 के करीब मौतें हो चुकी हैं, और ये सारी मौतें जो हैं इनमें या तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे, 60 साल से भी बहुत ज़्यादा उम्र के थे, या फिर ऐसे लोगों को कोई ना कोई पहले से ही बीमारी थी, यानी कैंसर था, टीबी था, हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, लंग्स के प्रॉब्लम्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब जब तस्वीर हमारे देश के और हमारे उप महाद्वीप के बारे में सामने आने लगी है, तो ये वक्त आ गया है कि हम आगे की सोचें, और हम ये सोचें कि आगे लोग भूख से नहीं मरें, लोग जो हैं वो आर्थिक कारणों से
संकट में नहीं आ जाएं और हमारे उद्योग लंबे समय के लिए ध्वस्त नहीं हो जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा तेज़ी के साथ में लॉकडाउन को ख़त्म करने की तरफ बढ़ें। अभी जो स्थितियां देखी जा रही हैं उसमें बहुत ही ढुलमुल स्थिति है। स्थिति ये भी है कि केरल, जहां पिछले 3-4 दिनों से कोई भी नया केस संक्रमण का नहीं आ रहा है, कोई मौत नहीं हो रही है। केरल में शुरू में ही 3 मौतें हुई थी, उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। 15 दिन पहले केरल की सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वो सामान्य जीवन की तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन जब केंद्र की तरफ से पंगा किया गया तो उन्होंने मान लिया कि अभी वो चुप रहेंगे और वो इसके लिए अभी केंद्र सरकार जितना चाहेगी उतना ही खोलेंगे। तो आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है? अगर केरल में मजदूरों को काम मिल सकता है और उनको घर भागने की, जहाँ से वो निकल कर आए हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह बहुत सारे राज्यों से गए हुए हैं, तो वहाँ उनको लौटने की स्थिति क्यों आए? क्यों नहीं वहाँ वो काम कर सके? उसके अलावा तरह तरह की चर्चाएं सुनने को आ रही हैं। आंध्र प्रदेश ने एक्सटेंड कर दिया है, कुछ राज्यों, आंध्र प्रदेश के अलावा और भी 1-2 राज्यों ने जो है 29 मई तक एक्सटेंड करने की बात कर दी है। एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि राज्य सरकारें सिर्फ ये सोच रही हैं कि किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण का नंबर नहीं बढ़े और कोरोना के नाम पर मौत की संख्या नहीं बढ़े। लेकिन ये बात हमको हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए कि कुल मिलाकर स्थिति क्या है। कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि भारत में तो सामान्य तौर पर जो मौतें होती हैं उससे भी संख्या कम हो गई है। जैसे कि जो दिल्ली के 4 शमशानों की एक रिपोर्ट छपी है कि करीब 40% कम शव जो है वहाँ दाह संस्कार के लिए आ रहे हैं। बनारस से यही रिपोर्ट आ रही है कि 40% के करीब कम आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा वातावरण शुद्ध हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ा है और उस इम्पैक्ट के कारण जो है वो बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं वो कंट्रोल में आ गई हैं और मौत की संख्या जो है वो कम से कम है। मैं कुछ आंकड़े जो हमारे सामने हैं उस पर रखना चाहूँगा। ये जो वेरिएबल डेथ रेट है, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया का अगर, वर्ल्ड का अगर आप देखें तो 7% है, यूरोप का देखें तो 9.7% है और एशिया का अगर देखें तो 3.51% है और भारत का अगर देखें तो 3.27% है। यानी मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ कोई दुनिया की तुलना में भी और जो यूरोप और अमेरिका की तुलना में तो काफ़ी कम है। और यहाँ पर मैं फिर ध्यान दिला दूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मृत्यु हो रही है इसमें कोई और बीमारी पहले से थी, यानी कोरोना नहीं होने के बावजूद वो सारे लोग जो हैं वो संकट में थे। उसी तरह से अगर 10 लाख में 10 लाख की आबादी पर कितनी मौतें हुई हैं उसको अगर हम देखें, जो वेरिएबल डेथ हैं 10 लाख की आबादी पर क्या है वो अगर हम देखें तो स्पेन में 10 लाख की आबादी पर 540 लोगों की मौत हुई, यूएसए में 207 लोगों की हुई और यूरोप में 131 लोगों की हुई। पूरे विश्व का जो आंकड़ा है उसमें सिर्फ 31 या 32 लोगों का है और भारत में सिर्फ 1 व्यक्ति का है। 10 लाख में 1 व्यक्ति का है। और ये जो है ये बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनका बचाव नहीं किया जाना चाहिए, कोरोना से संक्रमण से बचाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो मृत्यु है वो सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो सोचना ये होगा कि दूसरी बीमारियों से कल को चलकर मृत्यु दर और बढ़ न जाए, वो भी एक बड़ा खतरा होगा और उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से आप अगर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जो इसको अगर देखें तो इसमें जो वेरिएबल डेथ रेट आता है वो 0.7% आता है। मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूं कि नेपाल में एक भी मृत्यु नहीं हुई है, कोई 100 से कम संक्रमण के केस वहां पर आए हैं। श्रीलंका भी उसी तरह सुरक्षित है। बांग्लादेश में कोई 250 से लेकर 200 तक मौतें हुई हैं, संक्रमण भी 10,000 के आसपास ही है। यानी कुल मिलाकर भारत की स्थिति जो है और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति जो है वो बेहतर है और इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि बहुत सारे राज्य सरकार जो हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे प्रवासी मजदूर उनके यहाँ लौटे ही नहीं, ताकि उनके यहाँ की मुसीबत जो है वो कहीं और रहे। आखिरकार जो प्रवासी मजदूर हैं, जिस
राज्य के निवासी हैं, जिस मूल राज्य में वो रहते हैं, उनका जन्म हुआ है, जहां वो स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, वहां उनको लौटने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। बिहार में यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में छिटपुट तौर पर शुरुआत हुई है, हालांकि यहाँ कम रेजिस्टेंस है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। इस तरह से प्रवासी मजदूरों के बाहर जाने की बात देखिए, गुजरात की सरकार कह रही है कि वो जो है जो प्रवासी मजदूर बाहर जाएंगे उसका किराया नहीं देंगे। ये भी एक चिंता की बात है। उसी तरह से जो ये विवाद चल ही रहा है कि उनका रेल टिकट कौन देगा। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 85% केंद्र सरकार या रेलवे जो है वो वहन करेगा, 15% राज्य सरकारें करेंगी। ये भी अब ये कैसे बंटवारा होगा, जो मजदूर जो वापस लौटना चाहते हैं वहाँ उनको कितने में टिकट मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं जो हैं अभी भी दिखाई दे रही हैं। आज एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कि रेलवे की तरफ से जो खाना दिया गया था, लोग उसको खिड़कियों से बाहर फेंक रहे थे। शायद खाना जो है वो ख़राब हो चुका था और इसलिए बाहर फेंक रहे थे। सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। तो ये स्थितियाँ आ रही हैं। लोगों के भीतर जो जख्म है वो गहरा होता जा रहा है और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ होते जा रहे हैं। और इसके पहले कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए और कोरोना के नाम पर हम एक स्थायी तौर पर सारे हर घर को, हर जिले को, हर देश को, हर प्रदेश को जो है वो अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित कर दें, उससे बेहतर ये है कि हम ये सोचना शुरू कर दें। अभी तक ये देखा जा रहा है कि सरकार के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सिर्फ वही फैसला कर रहे हैं और उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि फिलहाल संक्रमण की संख्या कम कर दी जाए। भारत में संक्रमण से ज़्यादा खतरा नहीं है। भारत में और दुनिया भर में जो संक्रमण हो रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि 70 से 80% संक्रमण एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कोई पता नहीं चलेगा कि किसको संक्रमण हुआ है और नहीं हुआ है, और वो ठीक भी हो जाएंगे। उनसे दूसरे लोगों को संक्रमण हो जाएगा। इसलिए चूंकि दूसरे लोगों को संक्रमण हो जाएगा तो इसलिए उनको लॉकडाउन में, उनको घरों के भीतर या क्वारंटीन सेंटर्स के भीतर बंद रखना कोई उपाय नहीं हो सकता है। उपाय ये हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा संकट में आ सकते हैं, यानी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग, उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए परिवार के भीतर या सरकारी केंद्र पर, जहां भी रखा जाए। जो लोग किसी और बीमारी से पीड़ित हैं उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे वो सरकार करे या घर के लोग करें। लेकिन आप यूथ को, युवा पीढ़ी को जो है वो बाहर नहीं जाने दें, काम पर नहीं जाने दें और सामान्य जिंदगी लौटने नहीं दें, तो ये एक खतरनाक स्थिति आ सकती है। मैं आपको एक अगर आप तुलना करके ही देखना चाहें तो बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो हमारे सामने हैं। अब हम अगर देखें कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, यहाँ तक इटली के जो कई शहर हैं, वो वहाँ पर जो है जिस तरह का प्रकोप दिखाई दिया, जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ पर जो प्रकोप दिखाई दिया, उसी तरह का प्रकोप बैंकॉक में, बगदाद में, लागोस में, नई दिल्ली में, यानी भारत में जो है वो नहीं दिखाई देता है। थाईलैंड में आप जो है वो देखिए, कोई 3000 के करीब केस सामने आए जिसमें 54 लोगों की डेथ हुई। इराक में भी ऐसे ही देखें तो कोई 2500 केस आए, 54-55 लोगों की मृत्यु हुई। नेपाल में हमने कहा 75 लोग या अब तक 100 हो चुके हैं होंगे, ये 1-2 दिन पुराना आंकड़ा है, तो उसमें से किसी की भी मौत की खबर नहीं है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो जो है वह हमारी मदद के लिए आगे आ रहा है। और एक अच्छी बात भी हुई कि यहाँ पर थोड़ा विलम्ब से ही सही, फिर भी सरकार ने लॉकडाउन का अच्छा फैसला लिया। ये जो लॉकडाउन शुरुआती था वो अच्छा भी था, बहुत ज़रूरी भी था। 2 कारणों से था। पहली बात ये कि तेज़ी से ट्रेन के जरिए और हवाई जहाज़ के जरिए पूरे देश में ये विकराल रूप नहीं ले ले। अस्पतालों में तैयारी करने की ज़रूरत थी, डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत थी, लोगों को भी जानकारी देने की ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ें जो हैं अब पूरी हो चुकी हैं और अब कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि लोगों को काम पर जाने नहीं दिया जाए। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि 140
करोड़ लोगों के देश में करीब 40 से लेकर 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी दिहाड़ी या मासिक आमदनी से चलती है, उसके बगैर वो जी नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको भरपूर खाना नहीं मिलेगा तो ये वायरस उनके लिए और बड़ा काल बन जाएगा। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर सरकार सावधान नहीं होती है तो इतना तय है कि हम आने वाले दिनों में ज़्यादा भयानक, ज़्यादा खतरनाक स्थिति देख सकते हैं। और जो मौतें कोरोना से हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा मौतें जो हैं वो भूख से हो सकती हैं, या भूख के बाद भूख से के चलते जो दूसरी बीमारियां हो जाती हैं उनके चलते हो सकती हैं। तो ये संकट जो है वो ऐसा संकट है जिसको दोबारा समझने की ज़रूरत है। और अभी भी नहीं लग रहा है कि ज़्यादातर राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार भी जो है इस बात को समझने के लिए तैयार है। अभी तक ये लग रहा है कि सरकारें ये इंतज़ार कर रही हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो कई बड़े जो वायरस के जानकार हैं, मैंने बताया कि जयप्रकाश मलीली मुलीली जो जिनका योगदान बहुत ज़्यादा था पोलियो को ख़त्म करने में, पोलियो भी वायरस से होने वाली बीमारी है, उसके अलावा लेप्रोसी या कोढ़ को ख़त्म करने में जैकब जॉन, इन दो लोगों ने कहा कि आप जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको काम पर जाने दीजिए, संक्रमण होता है तो हो जाने दीजिए। लोगों को ये प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो घर में रहकर कोरोना से ठीक हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चेचक से। मुश्किल से 4-5% लोगों को अस्पताल में जाने की ज़रूरत हो सकती है। अभी आप देखिए कि दिल्ली में, देश के बाकी जगहों पे जो कोरोना के नाम पे अस्पताल शुरू किए गए, वो मतलब जिन अस्पतालों को डेजिग्नेट किया गया उनके बेड्स खाली हैं और वहाँ पर पेशेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है कि जो दूसरी बीमारियों के पेशेंट हैं, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे वो टीबी के हों, जो हाइपरटेंशन के हो यानी हाई ब्लड प्रेशर के हों, उनको लंग्स की कोई बीमारी हो या कोई और भी सामान्य बीमारी हो, तो उनका इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट अस्पताल वैसे ही बंद पड़े हुए हैं। सरकार वहाँ पे कोरोना का भी इलाज नहीं करने दे रही है और जो बाकी सामान्य इलाज हैं वो भी वहाँ ठप हैं। तो ये अवेयरनेस चला करके इस बात की सख्त ज़रूरत है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए और किसी भी तरह से 17 मई के बाद इसको बढ़ाया नहीं जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएं, जिन लोगों को जहाँ जाना है उनको जाने दिया जाए और उन पर नज़र रखी जाए। उसी तरह से जो हवाई जहाज़ है उनको भी शुरू करने की जो योजनाएं हैं वो सामने आनी चाहिए और तारीख जो है वो तय किया जाना चाहिए। रही बात संक्रमण की संख्या की, तो जो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, सांख्यिकी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कह रखा है कि 19-20 मई तक ही हमारे यहाँ जो है वो इसका पीक आएगा, यानी तब तक संख्या बढ़ती रह सकती है। लेकिन संख्या बढ़ने से मौत की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि ये बीमारी अगर ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है या बहुत छोटे बच्चों को, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो वो खतरनाक है, क्योंकि इनमें इम्यून सिस्टम जो है यानी रोग से प्रतिरक्षा की जो प्रणाली है वो पूरी तरह विकसित नहीं होती है। उसी तरह से जो लोग किसी और बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए भी ये खतरनाक है। तो ये 2 तरह के लोगों को सुरक्षित करो और उसके अलावा बाकी सारे लोगों को जो है वो काम पर लौटने दो, ताकि हम इकोनॉमी को भी साथ साथ चला सकें और जो आने वाले दिन हैं वो संकट के दिन नहीं बने, इसकी तैयारी जो है हम कर सकें। इनमें से बहुत सारे ये जो हैं आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखे। एक आप जानते हैं कार्डियोलॉजी के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अग्रवाल, उनका एक राइट अप आया है, उसमें उन्होंने लिखा है। बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं विशेषज्ञ हैं वो इन बातों को सामने ला रहे हैं बार बार, जिसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि जो डर अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने है, वही डर भारत के सामने या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के सामने नहीं है। और इसलिए ये समय आ गया है कि हम सामान्य कामकाज की तरफ लौटें, उसकी तेज़ी से तैयारी करें। मजदूर घर इसलिए लौटना चाहते हैं कि उनके पास काम नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, खर्चे हैं ही उनके सामने। तो
अगर कर्नाटक की सरकार सोचती है कि मजदूर वापस नहीं लौटे तो उसको काम का एक फ्रेमवर्क जो है सामने रखना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कब तक सारे फैक्ट्री, सारे कारखाने जो हैं वो चलने लगेंगे और मजदूरों को जो है बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, उनको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा या दैनिक मजदूरी जो है वो मिलेगी। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो फुटपाथ पर और दूसरी जगहों पर तरह तरह का काम करके जी रहे थे, उनके सामने भी संकट है और उसको भी ध्यान में रखना होगा। इस वक्त की जो ज़रूरत है वो यही कि जल्दी से जल्दी हम लॉकडाउन को ख़त्म करके सामान्य जीवन की तरफ लौटें। हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय लिख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हम मौजूद हैं, तो आप यहाँ भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।